अरे बाबूजी निकले हैं कैमरा लटकाए, सरकारी ड्यूटी में परिवार घुमाए। कोई मंदिर देख रहा है, कोई झील किनारे। रिपोर्ट में लिखा जाएगा सब कुछ है प्यारा प्यारा। टीए भी मिलेगा, डीए भी मिलेगा, एक सर्टिफिकेट जैसा फीडबैक भी मिलेगा। बस अभी एक चीज का सवाल बाकी है, बिहार की तस्वीर बदलेगी या एल्बम सिर्फ नई बनेगी। तो हुआ क्या, मई 2026 में बिहार सरकार एक बिल्कुल अलग और एक अनोखी स्कीम लेकर आती है जिसका नाम है बिहार दर्शन स्कीम। जिस स्कीम के तहत राज्य के सभी कर्मचारी और अफसरों के लिए ये मैंडेटरी यानी लाजमी कर दिया गया है कि वो हर 3 महीने में अपनी फैमिली को घुमाने ले जाएंगे। 2 दिन 2 रात का सफर होगा जो वीकेंड पर होना है, जिसमें उन्हें कम से कम 3 टूरिस्ट स्पॉट विजिट करने होंगे और किसी एक जगह पर ओवरनाइट स्टे भी करना है। इतना ही नहीं बल्कि उनका ये ट्रैवल ऑफिशियल ड्यूटी माना जाएगा, जिसके लिए उन्हें टीए और डीए यानी ट्रैवल और डेली अलाउंस दोनों मिलेगा। और हाँ, बात यहीं खत्म नहीं होती। घूमने के बाद उन्हें एक डिटेल रिपोर्ट बनाकर अपने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी डीएम साहब को देनी होगी, जिसमें उन्हें अपने सफर की फोटोज, एक्सपीरियंस और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए सजेशन लिखने पड़ेंगे। अब इस पूरे मामले को थोड़ा गौर से समझें तो जब आप इस नोटिफिकेशन को पहली बार पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरे स्टेट का सबसे बड़ा हेडेक, सबसे बड़ा क्राइसिस बस यही था कि हमारे सरकारी बाबुओं को घूमने का वक्त नहीं मिल रहा। क्या बिहार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सच में टूरिज्म है? जब आप इस तनख्वाह और छुट्टी वाली पॉलिसी को देखते हैं तो दिमाग में एक अजीब सा तनाव और आयरनी पैदा होती है। एक ऐसी पॉलिसी जो किसी कॉर्पोरेट कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट का हॉलीडे पैकेज लगता है, उसे एक ऐसे राज्य की सरकार बनाती है जहाँ के लोग हर साल इलाज, रोजगार और पढ़ाई के लिए बिहार से निकलकर पूरे देश भर में भटकने को मजबूर है। ये देखकर लगता है कि शायद बिहार के पास अब कोई बड़ा मुद्दा बचा ही नहीं है। सारी रोड्स बन चुकी है, सारे बच्चे आईएएस और आईआईटीएंस बन चुके हैं, क्राइम रेट भी 0 हो चुका है और अब बस एक ही काम बचा है कि चलो थोड़ा घूम फिर लिया जाए। पर क्या ग्राउंड रियलिटी सच में यही है, या फिर ये पॉलिसी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हमारी गवर्नेंस और ग्राउंड रियलिटी के बीच एक इतना बड़ा गहरा गड्ढा है जिसे सरकारी फैसलों से भरने की कोशिश की जा रही है? जब बिहार के सामने इतने बड़े चैलेंजेस हैं, तब सरकार की प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए? ये सवाल हमारे दिमाग में तब और जोर जोर से खटखटाता है जब हम उस ब्यूरोक्रेसी के कल्चर को देखते हैं जो इस देश और राज्य को चला रही है। जय हिंद, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। अगर आप पिछले कुछ हफ्तों से बिहार की खबरें फॉलो कर रहे हैं तो आपने भरत तिवारी का नाम तो जरूर सुना होगा। एक ऐसा नाम जो अचानक से सिर्फ भोजपुर से बिहार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे देश में एक बड़ा चर्चा का विषय बन चुका है, जिसे कुछ लोग आज के भगत सिंह तक से कंपेयर कर रहे हैं। दरअसल हुआ क्या, बिलोटी भोजपुर बिहार का रहने वाला 28 वर्ष का भरत तिवारी अक्सर सोशल मीडिया पर अपने गाँव से जुड़े मुद्दे, लोगों की समस्या और सिस्टम फेलियर को लेकर आवाज उठाता था, जिसके चलते वो फेसबुक पर भी काफी एक्टिव था और लगातार लोगों से जुड़े मुद्दे उठा रहा था। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भरत तिवारी सोशल मीडिया पर गन दिखाकर भी वीडियोस बना रहा था, जिसके चलते 16 जून 2026 को पुलिस भरत तिवारी के घर पहुंचती है उससे बंदूक लेने के लिए, क्योंकि उसने वही गन दिखाकर शाहपुर स्टेशन के एसएचओ को भी धमकाया था। हालांकि उस वक्त पुलिस बिना कोई एक्शन लिए वापस चली गई, लेकिन 17 जून 2026 को पुलिस दोबारा उसके घर पहुंची और उसे चारों तरफ से घेर लिया गया, जिसके चलते भरत तिवारी ने अपने घर की छत पर चढ़कर पुलिस पर ओपन फायर कर दी। फिर कुछ देर बाद फेसबुक पर लाइव आकर उसने अपनी गन फेंक कर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। लेकिन यहाँ सबसे हैरानी की बात यह हुई कि भरत तिवारी के सरेंडर करने के बाद पुलिस ने उसे अरेस्ट करने के बजाय सीधा गोली मारकर एनकाउंटर कर दिया, जिसने सबके होश उड़ा दिए। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि जब भरत तिवारी ने सरेंडर कर ही दिया था तो फिर उसका एनकाउंटर क्यों किया गया? क्योंकि एक तरफ तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है जिसमें भरत तिवारी को फेसबुक लाइव के दौरान अपनी गन फेंकते हुए देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस का अपना वर्जन है जिसके मुताबिक ऑपरेशन के दौरान भरत तिवारी ने फायरिंग करी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग करते हुए उसका सीधा एनकाउंटर कर दिया। अब चलो एक बार के लिए इस वायरल क्लिप को साइड में रखते हैं और पुलिस की बात मान लेते हैं कि भरत तिवारी ने जो फायरिंग करी उसकी जवाबी कार्रवाई में उसका एनकाउंटर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें पुलिस की तो कोई गलती नहीं थी, उन्होंने तो सेल्फ डिफेंस में या कहो उनके पास एनकाउंटर का ही शायद एक लास्ट ऑप्शन था। तो फिर इस मामले में 4 पुलिस वालों को सस्पेंड क्यों कर दिया गया? अगर उन्हें सस्पेंड किया गया है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर हुई है। इसी के चलते भोजपुर के लोग भरत तिवारी के सपोर्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिनका मानना है कि ये एनकाउंटर बिल्कुल फर्जी था। अब सच क्या है ये तो जुडिशियल इंक्वायरी और कोर्ट ही तय करेगी, लेकिन इस पूरे मामले में मुझे हैरान करने वाली बात एनकाउंटर नहीं लगती।
बल्कि सबसे ज्यादा हैरान जो चीज करती है वो है लोगों का रिएक्शन, क्योंकि भरत तिवारी की मौत के बाद लोगों ने तुरंत सवाल पूछना शुरू कर दिया। और जब किसी राज्य में लोग ऑफिशियल स्टेटमेंट सुनने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते तो इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि उन्हें इस केस पर शक है, कई बार इसका मतलब यह भी होता है कि उनका ऐसे केसेस की वजह से सिस्टम पर से भरोसा ही उठ चुका होता है। बार बार सिस्टम फेल होने की वजह से लोग सिस्टम पर भरोसा करना ही बंद कर देते हैं। कहीं करप्शन की वजह से कोई ब्रिज सालों तक अटका पड़ा रहता है, तो कहीं जो ब्रिज बनकर तैयार हो गया उसके टूटे जाने के खतरे की वजह से उसे डिमोलिश करने का ऑर्डर देना पड़ता है। कहीं मरीजों को अच्छा इलाज नहीं मिल रहा, कहीं बच्चों के पास पढ़ने के लिए बेसिक फैसिलिटीज तक नहीं है, जिसके चलते हर साल लाखों लोग काम की तलाश में या एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए बिहार से निकलकर किसी दूसरे राज्य में जाते हैं। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इन मुद्दों पर काम करने के बजाय जो बिहार के असल मुद्दे हैं वो बिहार के कर्मचारियों के लिए बिहार दर्शन स्कीम लेकर आ रहे हैं, ताकि बिहार में टूरिज्म बढ़ाया जा सके। लेकिन बिहार के लोगों के लिए असल टूरिज्म बिहार में नहीं है, बल्कि बिहार के बाहर हो रहा है, वो भी माइग्रेशन के रूप में। तो आज सवाल ये नहीं है कि बिहार में टूरिज्म बढ़ाया जाना चाहिए या फिर नहीं, सवाल ये भी नहीं है कि बिहार के टूरिस्ट डेस्टिनेशन को प्रमोट किया जाना चाहिए या नहीं, बल्कि असल सवाल तो ये है कि जब एक राज्य के सामने इतनी सारी चुनौतियां खड़ी हो तो सरकार का ध्यान सबसे पहले किस तरफ होना चाहिए। क्योंकि किसी भी सरकार का असेसमेंट उसकी नीयत से नहीं बल्कि उसकी प्रायोरिटी से तय होता है। तो बिहार को आज किसी बिहार दर्शन स्कीम की नहीं बल्कि रोजगार, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर और बेटर एजुकेशन जैसी स्कीम्स की जरूरत है। लेकिन जहां बिहार की फाइलों में कुछ और दिखता है और जमीन पर कुछ और, जहां रिपोर्ट्स में टूरिज्म पोटेंशियल लिखा जाता है तो वहीं रेलवे स्टेशन पर खड़ी भीड़ माइग्रेशन की कहानी सुना रही होती है। जहां प्रेजेंटेशन में डेवलपमेंट के ग्राफ दिखाए जाते हैं, लेकिन बिहार के युवा को अपना भविष्य किसी दूसरे राज्य में जाकर ढूंढना पड़ता है। और शायद इसीलिए आज इस स्कीम पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बिहार को देखने के लिए किसी दर्शन स्कीम की जरूरत नहीं है। बिहार को समझने के लिए आप बस किसी स्टेशन पर खड़े हो जाएं, जहां से हजारों लोग अपना घर छोड़कर जाते हैं। किसी सरकारी अस्पताल के बाहर खड़े हो जाइए, जहां लोग इलाज के इंतजार में लाइन लगाए खड़े हैं। किसी रिक्रूटमेंट एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े हो जाएं, जहां लाखों युवा एक नौकरी के लिए सालों तक इंतजार करते हैं। आपको बिहार खुद ब खुद समझ आ जाएगा। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।